Good morning, friends. This is Kamal. Welcome to Best Information English Group and Divine Lights Association के लिए एक बार फिर से एक नए ऑडियो के साथ में मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। हम लोगों ने कल पढ़ा था राष्ट्रकूट वंश के बारे में, और उसमें हम लोगों ने ध्रुव और गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम, है ना, दंती दुर्ग, ये सब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में सबसे पहले ये जान ले कि जो 800 से 1200 ईस्वी तक जितने भी कुछ राज्य हैं, मेनली जो मेन राज्य है, उनको राजपूत कालीन कहा गया है। राजपूत युग कहा जाता है इस युग को। ठीक है, इस काल को राजपूत युग कहा जाता है। ठीक है, यानी अर्ली मेडिवल मतलब पूर्व मध्य काल को कहा जाता है राजपूत कालीन युग। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम लोग देखेंगे कि जो राजपूतों की पहले उत्पत्ति देख लेते हैं। जो राजपूत हैं वो मेनली माना जाता है कि जो अरावली पे है, माउंट आबू पर्वत है गुजरात में, वहाँ पर एक यज्ञ करवाए थे वशिष्ठ मुनि। उन्हीं यज्ञ के अग्नि से ये राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई थी। तो मेनली चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान और परमार वंश, ये मेनली 4 वंश के बारे में बताया जाता है कि उस अग्नि से उत्पन्न हुए थे। बाद में कुछ विद्वान इसको गुर्जर प्रतिहार वंश को, जो लक्ष्मण, आप लोगों ने राम जी भगवान जो हैं उनके भाई हैं लक्ष्मण, उनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जब काल आते हैं, आपने लौकुश कांड अगर देखा होगा तो उसमें दिखाया गया है। तो राम के पास जो काल आते हैं तो उस समय कुछ टाइम के लिए लक्ष्मण जो है वो द्वारपाल का काम करते हैं। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। तो वही कहानी जोड़कर गुर्जर प्रतिहार वंश को उससे रिलेट किया गया है कि लक्ष्मण जो थे उसी वंश के प्रतिहार वंश भी हैं। मतलब द्वारपाल, है ना, द्वारपाल थे। तो प्रतिहार वंश आप लोगों को मैंने बताया था कल कि प्रतिहार जो थे वो राष्ट्रकूट वंश का जो दंती दुर्ग था वो यज्ञ करवाया था और उज्जैनी में, तो वहाँ पे द्वारपाल का काम किए थे। तो ये द्वारपाल के वजह से इस वंश को लक्ष्मण वंश का भी माना जाता है। ठीक है, प्रतिहार, प्रतिहार मतलब होता है जो द्वारपाल होते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, द्वारपाल जो गेट पे खड़े होते हैं, गेट कीपर, है ना, उसी को बोलते हैं। तो यही कहानी है। 2 अलग अलग मत हैं। एक मत मानता है कि माउंट आबू के जो अग्नि यज्ञ से निकले हैं, और एक मत मानता है कि ये लक्ष्मण के वंशज हैं, क्योंकि ये प्रतिहार मतलब द्वारपाल का काम करते थे। ठीक है, तो ये 2 मत हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ये सब कोई पूछता नहीं है, वैसे जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे उनको जानना ज़रूरी है कि वो तो पढ़े ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। पढ़े तो आप लोग सब लोग हैं। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके कालक्रम की। कि देखिए, पहला जो शासक होता है वो नागभट्ट प्रथम होता है। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम के बारे में केवल एक चीज ध्यान रखना है। जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें बताया गया है कि जो अरब आक्रमण थे उसको सिंध से इधर आने पे रोका था। कौन? ये नागभट्ट प्रथम या प्रतिहार वंश, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है। केवल प्रतिहार वंश नहीं, गुर्जर प्रतिहार वंश दोनों मिला के बोला जाता है। ना तो आप गुर्जर वंश बोल सकते हैं, ना ही प्रतिहार, दोनों मिलाकर गुर्जर प्रतिहार वंश बोलेंगे।
ठीक है। तो मेनली यही बताया गया है उस ग्वालियर अभिलेख में कि जो अरबों अरबों का आक्रमण जो था उसको रोके रखा था, सिंध के पास इधर नहीं आने दिया। ठीक है, उसके बारे में यही याद रखना है। उसके बाद दूसरा शासक जो होता है वो वत्सराज होता है। ठीक है, मेन संस्थापक नागभट्ट प्रथम को भी माना जाता है और मेन संस्थापक दूसरा जो माना जाता है वो वत्सराज को माना जाता है। तो दो संस्थापक हैं आप लोग के, अगर ऑप्शन में कभी पूछ लिया तो, अगर ऑप्शन में नागभट्ट प्रथम और वत्सराज दोनों हैं तो वत्सराज को आप टिक कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम किया था और नागभट्ट प्रथम के बाद। ठीक है, तो वत्सराज जो होता है वो त्रिकोणीय संघर्ष आप लोगों को कल पढ़ाया था। तो वत्सराज जो रहता है वो देवपाल को हरा देता है। ठीक है, पहले समझिएगा, पाल वंश है, बंगाल का पाल वंश, उसका शासक है देवपाल, धर्मपाल, सॉरी, धर्मपाल है। ठीक है, तो धर्मपाल को हरा देता है वत्सराज। ठीक है, तो जब हरा देता है, फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि कल राष्ट्रकूट वंश का शासक है ध्रुव। ध्रुव जब देखता है कि उसको हरा दिया तो फिर वो इसमें हस्तक्षेप करता है ना, अपने आप को इसमें शामिल करता है त्रिकोणीय श्रृंखला में, त्रिकोणीय संघर्ष में। ठीक है, ये अपने आप को शामिल करता है। तो इसमें जब शामिल करता है तो वो बोलता है नहीं, झांसी के पास में वत्सराज को हरा देता है। ठीक है, उसकी भौकाल खत्म हो जाती है, किसकी, जो रहता है वत्सराज। तो वत्सराज के बारे में दो चीज याद रखना है, पहले वो धर्मपाल को हराता है, फिर उसके बाद वो राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव से हार जाता है। ठीक है, तीसरा जो शासक होता है वो नागभट्ट द्वितीय होता है। ठीक है, तो नागभट्ट द्वितीय जो रहता है ये भी इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं जानकारी आप लोग को रखना है। हम लोग पॉलिटी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल। ठीक है, हम लोग और आगे पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद आर्किटेक्चर वाला पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक सेक्शन पढ़ेंगे, सोशल सेक्शन पढ़ेंगे, तो अलग अलग पढ़ेंगे। अभी हम लोग पॉलिटी सेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में नागभट्ट द्वितीय के बारे में याद रखना है आप लोगों को कि गोविंद तृतीय जो होता है राष्ट्रकूट वंश का शासक है, मैंने कल आप लोग को बताया था, उसने हरा दिया था नागभट्ट द्वितीय को। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय के बाद आता है मिहिर भोज प्रथम। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का है मिहिर भोज। ठीक है, तो इसका जो भवकाल रहता है, मतलब इसका जो उन्नति होता है बहुत अच्छे से होता है, लेकिन इसको जो है इंद्र तृतीय, है ना, इंद्र तृतीय जो है इसको हरा देता है ना, मिहिर भोज को पहले ध्रुव हराता है। ठीक है, सॉरी, ध्रुव नहीं हराता है, ध्रुव के बाद गोविंद आता है, उसके बाद आता है गोविंद के बाद इंद्र तृतीय, हाँ इंद्र तृतीय। ठीक है, गोविंद के बाद इंद्र तृतीय आता है, तो इंद्र तृतीय जो रहता है वो हरा देता है वत्सराज को। ठीक है, तो वत्सराज फिर से आक्रमण करता है और इंद्र तृतीय को पराजित कर देता है। वत्सराज नहीं, मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज हरा देता है। उसके बाद में मिहिर भोज के बाद जो शासक इसके बारे में दो ही चीज याद रखना कि पहली बार हार जाता है राष्ट्रकूट वंश से और दूसरी बार जीत जाता है मिहिर भोज। ठीक है, इसके बाद इसका पुत्र रहता है महेंद्र पाल। ठीक है, महेंद्र पाल जो रहता है ये अच्छा शासक रहता है। इसके राज दरबार में एक कवि रहते थे राजशेखर, है ना, राजशेखर। तो राजशेखर जो रहते थे उनके बारे में कुछ ग्रंथ उन्होंने लिखा है, वो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, जैसे काव्य मीमांसा,
कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, और इतना काफ़ी है, 4 पुस्तक बहुत है, आप लोग इतना याद रख सकते हैं। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आता है महिपाल। तो महिपाल को आप लोगों से मैंने कल बताया था कि महिपाल को कृष्ण तृतीय ने हरा दिया था, ठीक है। तो कृष्ण तृतीय इसको हरा देता है महिपाल को, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद छोटे छोटे और शासक बनते हैं, उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। उसके बाद आता है राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल जो रहता है उसके टाइम पे आक्रमण होता है महमूद गजनवी का। तो महमूद गजनवी जो रहता है वो जब आता है तो अपना राज्य छोड़ के भाग जाता है राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल अपना राज्य छोड़ के भाग जाता है, अपने पुत्र त्रिलोचन पाल को सत्ता सौंप के, ठीक है। उसके बाद त्रिलोचन पाल को भी महमूद गजनवी हराता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज आप लोग को याद रखना है कि अंतिम शासक इस वंश का यशपाल रहता है। तो अंतिम शासक यशपाल है, ठीक है। बस इतना ही आज के लिए। आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, आई होप कि आप लोग को समझ में आता होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऑडियो मैसेज के द्वारा मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और थैंक यू दोस्त, थैंक यू।